हेलो एवरीवन, आई एम विजय और आज का टॉपिक है आर्टिकल नंबर 12 जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है, जिसे हम हिंदी में राज्य की परिभाषा कहते हैं। तो हम आर्टिकल नंबर 12 को फंडामेंटल राइट के पार्ट 3 के अंतर्गत पढ़ते हैं। यदि हम इसको सही तरीके से डिकोड करें तो आर्टिकल नंबर 12 जो है हमें ये नहीं बताता कि फंडामेंटल राइट क्या है, बल्कि हमें ये बताता है कि फंडामेंटल राइट का पालन करवाने की जिम्मेदारी किन संस्थाओं के पास है। जैसे कि यदि हम केंद्र स्तर में देखें तो हमारे पास केंद्र सरकार है, संसद है, इसके अलावा राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और मंत्रिपरिषद है। ये जितनी भी केंद्र स्तर की जो संस्थाएं हैं, इनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये फंडामेंटल राइट का पालन करवाएं, और ये जो संस्थाएं होती हैं वो आम नागरिक के फंडामेंटल राइट का वायलेशंस नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा यदि हम राज्य स्तर में देखें तो राज्य स्तर में हमारे पास राज्य सरकार है, राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल में हम विधानसभा देखते हैं। इसके अलावा जिन स्टेटों में विधान परिषद होता है, ये सभी राज्य की डेफिनेशंस के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है और उनकी मंत्रिपरिषद है। ये जितनी भी राज्य स्तर की संस्थाएं होती हैं, ये भी आम नागरिक के फंडामेंटल राइट का वायलेशंस नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आम नागरिक के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करें। इसके अलावा यदि हम स्थानीय स्तर में देखें तो नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर परिषद है और नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत है। ये जितनी भी स्थानीय स्तर की संस्थाएं हैं, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये आम नागरिक के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करें। केंद्र स्तर की, राज्य स्तर की, स्थानीय स्तर की जितनी भी संस्थाओं के बारे में मैंने बताया, यदि ये संस्थाएं आम नागरिक के फंडामेंटल राइट का वायलेशंस करती हैं तो ऐसी कंडीशन में आम नागरिक आर्टिकल नंबर 32 का इस्तेमाल करके सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसके बाद यदि हम अदर अथॉरिटीज़ के बारे में बात करें तो अदर अथॉरिटीज़ में क्या क्या होती हैं। अदर अथॉरिटीज़, अब संविधान में ऐसी कोई सूची तो तैयार की ही नहीं गई है कि अदर अथॉरिटीज़ में ये संस्थाएं आती हैं। तो डिसीजंस कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट बेसिकली तय करता है कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ जो हैं अदर अथॉरिटीज़ के अंतर्गत आएंगी। जैसे कि LIC है, ये अदर अथॉरिटीज़ है, ONGC है, एम्स है, IIT है, UPSC है, इसके अलावा SSC है, फाइनेंस कमीशन है। तो ये जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं जो सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, सरकार जिन्हें पैसा देती है और जो सार्वजनिक कार्य करती हैं, वे जितनी भी संस्थाएं होती हैं वो अदर अथॉरिटीज़ के अंतर्गत स्टेट मानी जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जिनमें सरकार का कंट्रोल होता है, सरकार रन करने के लिए पैसा देती है, सरकार सार्वजनिक कार्य करवाती है, उन्हें आर्टिकल नंबर 12 के अंतर्गत स्टेट माना जाता है। और जितनी भी संस्थाएं हैं जिन्हें आर्टिकल नंबर 12 के अंतर्गत स्टेट माना जाता है, ये सभी संस्थाएं आम नागरिक के फंडामेंटल राइट का वायलेशंस नहीं कर सकती हैं। अब नॉर्मली हम देखते हैं कि बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं, इसके अलावा बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे जो ऑर्डर हैं, आदेश हैं, वो दिए जाते हैं इन अथॉरिटीज़ के द्वारा। मैं केंद्र स्तर की भी बात कर रहा हूँ, मैं राज्य स्तर की भी बात कर रहा हूँ और मैं स्थानीय स्तर की जो अथॉरिटीज़ हैं मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। इन सभी अथॉरिटीज़ के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं, ऑर्डर दिए जाते हैं, आदेश दिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं। वे सारे निर्णय जो हैं फंडामेंटल राइट का वायलेशंस नहीं करने चाहिए। इसके अलावा सवाल ये है, क्या प्राइवेट कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी
क्या ये स्टेट की डेफिनेशंस के अंतर्गत लाइज करती हैं? तो इसका आंसर है सामान्यतः जो रिलायंस कंपनी है, TCS कंपनी है, इन्फोसिस हैं, ये निजी कंपनियां, ये आर्टिकल नंबर 12 के अंतर्गत स्टेट नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है। प्राइवेट कंपनी जो है आर्टिकल नंबर 12 के अंतर्गत स्टेट नहीं मानी जाती हैं। हालांकि यदि किसी संस्था पर सरकार का कुछ गहरा नियंत्रण हो, वास्तव में सरकार की एजेंसी या साधन की तरह कार्य कर रही हो, तो न्यायालय तथ्यों के आधार पर उसे आर्टिकल नंबर 12 के अंतर्गत स्टेट मान सकता है। सामान्यतः निजी कंपनी देखा गया है कि वो स्टेट की डेफिनेशंस के अंतर्गत नहीं आती हैं, भले वो हमारे देश के अंदर काम करती हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है कि यदि इन संस्थाओं के द्वारा किसी नागरिक को बोला जाता है कि फुल क्वालिफिकेशंस होने के बाद भी हम आपको नौकरी नहीं दे सकते, तो वो नागरिक आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशंस नहीं हुआ। लेकिन वही स्टेट मानी जाने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, वो यदि फुल क्वालिफिकेशंस होने के बाद किसी नागरिक को कह दे कि हम आपको नौकरी नहीं देंगे, तो उस नागरिक के फंडामेंटल राइट का वायलेशंस होता है। आर्टिकल नंबर 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी सभी को प्रदान की जाएगी। अभी तक हमने जाना कि जितनी भी संस्थाएं आर्टिकल नंबर 12 के अंतर्गत स्टेट मानी जाती हैं, वे आम नागरिक के फंडामेंटल राइट का वायलेशंस नहीं कर सकती हैं। यदि वे आम नागरिक के फंडामेंटल राइट का वायलेशंस करती हैं, तो आम नागरिक आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या न्यायपालिका स्टेट की डेफिनेशंस के अंतर्गत आती है? डेफिनेशंस के अंतर्गत आती भी है और नहीं भी। मैं हाँ भी बोल रहा हूँ और ना भी बोल रहा हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि न्यायपालिका दो तरीक़ों से कार्य करती है। मतलब न्यायपालिका के दो प्रकार के काम होते हैं। पहला कार्य होता है बेसिकली न्यायिक कार्य, जिसे हम जुडिशियल फंक्शन कहते हैं, और दूसरा होता है प्रशासनिक कार्य, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कहते हैं। न्यायिक कार्य क्या होता है? न्यायिक कार्य का सिंपल सा मतलब है कि न्यायालय मुकदमा का निर्णय देता है या किसी को सज़ा सुनाता है, तो वो उसका न्यायिक कार्य होता है। ऐसी कंडीशन में न्यायपालिका आर्टिकल नंबर 12 के अंतर्गत स्टेट नहीं मानी जाती। लेकिन वही यदि हम प्रशासनिक कार्य को देखें, प्रशासनिक कार्य का मतलब होता है कि जब न्यायालय अपने कर्मचारी की भर्ती करता है, जब वो अपने कर्मचारी की नियुक्ति करता है या अन्य प्रशासनिक कार्य करता है, तब न्यायालय को संविधान के फंडामेंटल राइट के अनुरूप कार्य करना होता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 12 के अंतर्गत वो स्टेट की डेफिनेशंस में लाइज करता है। आर्टिकल नंबर 12 से जुड़े जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि आप इससे जुड़े हुए क्वेश्चन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं और उनके आंसर्स आप कमेंट में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।